Today we will understand refraction through prism. Prism is a transparent region which is bounded by 3 or more rectangular side faces and 2 identical polygon surfaces. जैसा आप नीचे वाले डायग्राम में देख सकते हो, सबसे पहली जो हमारे पास डायग्राम है इसमें आपके पास 3 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं और जो आपके पॉलीगन सरफेस है उस पॉलीगन का शेप कैसा है, ट्रायंगुलर. पॉलीगन का शेप कैसा है, ट्रायंगुलर. तो इसलिए हम इसको नाम क्या देंगे, दिस इज नोन एज ट्राइहेड्रल प्रिज्म. सेकेंड फिगर में देखोगे तो वहाँ पे आपके पास 5 फेसेस हैं जो रेक्टेंगुलर हैं और जो आपके पास शेप है जिसकी वजह से आपका प्रिज्म पूरा कंप्लीट होगा. दिस इज योर पेंटागन, दिस वन इज योर पेंटागन. तो इसका नाम क्या आएगा, दिस इज नोन एज योर पेंटाहेड्रल प्रिज्म. दिस इज पेंटाहेड्रल प्रिज्म. सिमिलरली इसके नीचे वाली फिगर में अगर आप देखोगे तो उसमें जो आपका फेस है जिसकी वजह से आप रेक्टेंगुलर फेस के अलावा पॉलीहेड्रल का फेस जो है वो कैसा है, हेक्सागन. दैट इज इन द शेप ऑफ हेक्सागन. सो दिस विल बी नोन एज हेक्साहेड्रल प्रिज्म. दिस इज नोन एज योर हेक्साहेड्रल प्रिज्म. इन केस अगर आपके पास प्रिज्म किसी भी शेप का हो, लाइट रे से फॉर एग्जांपल उसके एक इंटरफेस पे आके इंसिडेंट हुई, यहाँ पर रिफ्रैक्ट होगी at some angle and then again it will emerge out of the prism. So there will be two bending of the light rays. और या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास लाइट रे का 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ है. सो इवन इन द केस ऑफ हेक्साहेड्रल प्रिज्म और द पेंटाहेड्रल प्रिज्म यू मे एज्यूम कि जिन 2 साइड्स के वजह से आपको रिफ्लेक्शन मिला है वो दोनों साइड्स आपके किस पे लाई कर रही होंगी, एक ट्राइहेड्रल प्रिज्म के. दोज विल बी मेकिंग अ ट्राइहेड्रल प्रिज्म. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी ओनली अबाउट ट्राइहेड्रल प्रिज्म. समझ में आया? सो आइए देखते हैं द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे थ्रू ट्राइहेड्रल प्रिज्म. यहाँ पे जो भी आपका प्रिज्म होगा उसका सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म ए. This apex angle will be known as angle of prism, and we will name the other faces also, other vertex also A, B and C. जो आपकी इंसिडेंट लाइट रे है वो हम रेड कलर से ड्रॉ कर रहे हैं. द इंसिडेंट लाइट रे इज ओवर हेयर विच इज़ मेकिंग सम एंगल विद द नॉर्मल टू द सरफेस. जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई वहाँ पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. सो दिस ब्राउन कलर्ड लाइन इज नॉर्मल टू द सरफेस एट द फर्स्ट इंटरफेस. तो इसको हम नाम दे देते हैं N1. नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लेट अस से दैट दिस इज योर पॉइंट D. तो आपकी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है. जो आपका प्रिज्म है वो से एक क्लोज बॉडी होती है. सो ऑलवेज दिस प्रिज्म वी विल एज्यूम दैट दिस प्रिज्म इज केप्ट इन अ मीडिया हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेसर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इटसेल्फ. सो लेट अस एज्यूम कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कितना है, म्यू. सो सराउंडिंग एयर में, एयर का जहाँ पे हमारी लाइट रे आ रही है या जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो आपका एयर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1. सो इन दिस केस ऑल्सो द लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडिया मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. सो इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल. अगर ये सीधी जाती तो इस डायरेक्शन में जाती. तो हम इसको भी डॉटेड दिखाते हैं. जो मुझे रेड कलर की लाइन क्या बता रही है, अगर मेरा इंटरफेस ना आया होता तो इंसिडेंट रे अपने पाथ पे सीधी चलती. बट सिंस द लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम सो इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल. सो लाइट रे कुछ इस डायरेक्शन में बेंड करेगी. अगेन इट विल बी इंसिडेंट ऑन दिस पॉइंट और जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा दैट विल बी दिस वन जिसको हम R1 नाम दे रहे हैं. नाउ द लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन येट अनदर पॉइंट विच इज योर पॉइंट F. एंड F पॉइंट पे अगर हम अपना नॉर्मल ड्रॉ करें सो दैट नॉर्मल विल बी लाइक दिस. जो हमारा नॉर्मल है वो कुछ इस टाइप का बनेगा. नॉर्मल को भी हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं. एंड देन यू विल हैव योर एमर्जेंट रे. नाउ इन दिस केस द इंसिडेंट रे DF जो है वो हमारे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है. सो इट विल बेंड away from the normal.
So your emergent ray will be like this. This ray is known as emergent ray which is making some angle of emergence E. और अगर हम अपनी emergent ray को backward direction में अगर प्रोड्यूस करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से जाएगी. इसको हम डॉटेड दिखा रहे हैं. जो हमारे सेकेंड इंटरफेस पे लाइट रे इंसिडेंट हुई थी, इसने कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया होगा जिसको हम नाम दे रहे हैं R2. अब ध्यान दो, जो आपका यहाँ पे एमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल जो बनेगा, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा. इस एंगल को हम क्या नाम देंगे? डेल्टा, जो आपका कहलाता क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन. So basically I want to calculate this angle of deviation for the refracted ray coming out of a prism. ठीक है. So कुछ हम यहाँ पे एक पॉइंट का नाम और देते हैं. Let this point is E. अब दो बार हमारा रिफ्लेक्शन हुआ है तो दोनों ही पॉइंट्स पे हम स्नेल्स लॉ यूज़ कर सकते हैं. दोनों पॉइंट पे हम स्नेल्स लॉ यूज़ करेंगे. So using स्नेल्स लॉ एट डी पॉइंट पे अगर मैं अपने स्नेल्स लॉ को यूज़ करूँगा तो क्या लिखूँगा? रेयर मीडिया का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू टाइम्स साइन R1. इट विल बी म्यू टाइम्स साइन R1. सिमिलरली यूजिंग स्नेल्स लॉ, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. स्नेल्स लॉ एट पॉइंट F. अगर हम F पॉइंट पे स्नेल्स लॉ को यूज़ करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? म्यू साइन R2 इज इक्वल टू साइन E, विच विल बी योर इक्वेशन नंबर 2. दिस वन विल बी योर इक्वेशन नंबर 2. अब आइए देखते हैं, हम अपना एक हेक्साहेड्रल ये वाला एक पॉलीगन ये रेड कलर का हाईलाइटेड वाला यूज़ कर सकते हैं. फॉर दिस रेड कलर्ड पॉलीगन यू हैव टू एंगल्स एज 90 डिग्री. कौन कौन से? ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री है एंड सिमिलरली दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री एंड द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री. सो यू विल से दैट सम ऑफ दीज टू एंगल्स, एंगल A plus angle ADE plus angle E plus angle AFE is equal to 360 डिग्री, जिसमें से ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री के इक्वल और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री के इक्वल है. सो यू विल से A plus E is equal to how much? 180 डिग्री. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3. ऑल्सो अब हम एक दूसरा ट्रायंगल और कंसिडर करते हैं जो मैं ग्रीन कलर से शेड कर रहा हूँ, दिस वन. इस ग्रीन कलर वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें सो इन ट्रायंगल DEF R1 प्लस R2 प्लस E शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. E की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 180 डिग्री माइनस A. Using this value of E in the below relation, you will get R1 plus R2 plus 180 degree minus A is equal to 180 degree. 180 degree will cancel out on both the sides and you will say that sum of the two angles R1 plus R2 is equal to apex angle of the prism A. This is your equation number 4. चौथी equation समझ में आई? Now consider these two angles as well. अगर हमारा रेड कलर वाला है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ये वाला है पूरा का पूरा, सो दिस एंगल विल बी ऑल्सो इक्वल टू आई, जिसमें से पर्पल कलर का एंगल R1 अगर निकाल दिया जाए तो आपके पास रिमेनिंग ये छोटा वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना आएगा? I माइनस R1. सिमिलरली दिस एंगल विल बी इक्वल टू E माइनस R2. दिस विल बी E माइनस R2. अब देखो, जो मैं येलो कलर से जो अपना ट्रायंगल हाईलाइट कर रहा हूँ, फॉर दिस ट्रायंगल यू विल से दैट एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज द एक्सटीरियर एंगल विच शुड बी इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंड अपोजिट एंगल. सो जो हमारा डेल्टा एंगल जो आएगा वो ये दोनों ही ब्लू कलर वाले एंगल के बराबर आएगा. वन दिस एंगल एंड अनदर वन इज दिस एंगल.
इन दोनों के बराबर आएगा हमारा एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा. सो we'll also write this, that angle of deviation डेल्टा किसके बराबर आएगा? देखो क्या लिखोगे आप इसको, इज इक्वल टू आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू. सो दिस में भी री रिटर्न एज आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू विच इज़ इक्वल टू आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू. और इक्वेशन नंबर 4 से अगर आप आर वन प्लस आर टू की वैल्यू देखेंगे तो वो कितनी आएगी? एंगल ए के बराबर. सो डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए. दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन. ये आपका क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन. यहाँ पे जो हमारा एपेक्स एंगल या प्रिज्म एंगल ए जो है वो तो क्या है? कांस्टेंट फॉर अ गिवन प्रिज्म. इट इज़ कांस्टेंट फॉर अ गिवन प्रिज्म. जो आपका एंगल ऑफ एमर्जेंस ई है, एंगल ऑफ एमर्जेंस ई, वो देखो इन दो रिलेशन से. सबसे पहले जो आपका एंगल ऑफ एमर्जेंस ई है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर टू के ऊपर. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर टू के ऊपर. एक रिलेशन नंबर 4 से देखो, जो आपका आर टू है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आर टू, वो किन किन एंगल्स पे डिपेंड करेगा? प्रिज्म एंगल ए के ऊपर और दूसरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर वन के ऊपर. सो फ्रॉम हेयर यू मे राइट, यहाँ से आप क्या लिखेंगे? आर टू की वैल्यू किसके बराबर आएगी? ए माइनस आर वन. सो एंगल ऑफ एमर्जेंस आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आर टू के ऊपर डिपेंड किया, लेकिन आर टू आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर वन के ऊपर डिपेंड करेगा. और सेम यही आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर वन किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के ऊपर. सो इनडायरेक्टली योर एंगल ऑफ एमर्जेंस ई इज डिपेंडिंग अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ई जो है, ई इज़ अ फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. सो बेसिकली आपका एंगल ऑफ डेविएशन जो है डेल्टा, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. एंगल ऑफ डेविएशन इज़ अ फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो जैसे जैसे आप अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते जाओगे आपका एंगल ऑफ डेविएशन भी चेंज होगा. नाउ इफ़ यू विल डिफ्रेंशिएट दिस रिलेशन, डिफ्रेंशिएटिंग डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो जो आपका डेरिवेटिव जो है वो सिलेबस में नहीं है, एंड रिजल्ट है जहाँ पे आप क्या बोलेंगे, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यू विल गेट द रिलेशन दैट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट इंटरफेस आर वन इज इक्वल टू ए बाई टू. आर वन की वैल्यू किसके बराबर आएगी? ए बाई टू. और इस कंडीशन में यू विल गेट मिनिमम डेविएशन. in this case you will get minimum deviation. But since by using the relation number 3 you will by using the relation number 4, sum of r1 plus r2 is equal to angle of prism A, so basically आपका r1 equal to r2 will become equal to a by 2. और जब ऐसा होगा तो आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है आफ्टर फर्स्ट रिफ्रैक्शन और आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द फर्स्ट इंटरफेस, your refracted ray will become parallel to the base of the prism itself. The refracted ray will become parallel to the base of the surface prism. देखते हैं कैसे. ये हमारी इंसिडेंट रे थी which was making some angle of incidence I with the normal. इसने कितना एंगल बनाया है? एंगल ऑफ इंसिडेंस I. तो आपकी जो फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे है इट विल बिकम पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म इटसेल्फ. ठीक है. यहाँ पे आपके पास जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो आएगा दिस वन विल बी r1. नाउ एट द सेकेंड इंटरफेस यू विल ड्रॉ वन नॉर्मल. सेकेंड इंटरफेस पे हमारा नॉर्मल कुछ इस तरीके का ड्रॉ होगा. सो सेकेंड इंटरफेस पे जो हमारी लाइट रे आके इंसिडेंट हुई उसने कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया? r2. आफ्टर विच यू विल गेट योर रिफ्रैक्टेड रे. जो ये ग्रीन कलर वाली रे निकलेगी दिस विल बी योर एमर्जेंट रे विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ एमर्जेंस ई. एंड हेयर दिस टॉप एंगल इज
एंगल ऑफ प्रिज्म विच इज डिनोटेड बाय ए। समझ आई बात? ठीक है। सो वी कैन स्टेट दैट द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ लाइट passing through a prism will be minimum when r1 is equal to r2 is equal to a by 2, which is the case when light passes through the prism symmetrically. इस केस को हम क्या बोलेंगे कि आपकी लाइट रे कैसे पास कर रही है? सिमेट्रिकली थ्रू द प्रिज्म। एंड इन दिस केस यू विल बी ईजिली आप कैलकुलेट कर सकते हैं दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस आई विल बिकम इक्वल टू एंगल ऑफ एमरजेंस ई, विच विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ which will be equal to sin inverse of mu times sin of a by 2। ये आप स्नेल्स लॉ से लिख सकते हैं डायरेक्टली। जो हमने यहाँ पे ऊपर स्नेल्स लॉ लिखा है ना, यहाँ पे या तो आप पहला रिलेशन यूज़ कर लीजिए या फिर दूसरा रिलेशन यूज़ कर लीजिए। यूजिंग ईदर ऑफ दीज टू रिलेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एज वेल एज द एंगल ऑफ एमरजेंस, एंड फॉर द केस ऑफ द मिनिमम डेविएशन बोथ ऑफ दीज वैल्यूज विल बी इक्वल टू ईच अदर। बोथ ऑफ दीज वैल्यूज विल बी इक्वल टू ईच अदर एज वेल। समझ में आया? तो यहाँ पे जो हमारा I1 की वैल्यू है और E1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? साइन इनवर्स ऑफ म्यू टाइम्स साइन a by 2। गॉट इट? इन दिस केस साथ में अगर हम निकालें हमारा एंगल ऑफ डेविएशन की भी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पे। सो यहाँ पे तो हमने निकाला एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमरजेंस। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन कितनी होगी? ये इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? डेल्टा मिनिमम से। वो किसके बराबर आएगी डेल्टा मिनिमम? इधर देखो, आई और ई की वैल्यू तो क्या हो गई? इक्वल हो गई। सो इट विल बी 2i माइनस ए। इट विल बी 2i माइनस ए। सो आई की वैल्यू कितनी आएगी? डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन 2। लेकिन आई की वैल्यू थी किसके बराबर? साइन इनवर्स ऑफ म्यू टाइम्स साइन ए बाई 2। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ म्यू टाइम्स साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन 2। यू विल से दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाई 2। इस वाले रिलेशन से अगर आपको डेल्टा मिनिमम पता हो कि आपको कितना मिनिमम डेविएशन चाहिए, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपको एंगल ऑफ प्रिज्म क्या चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म क्या चाहिए होगा, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वेयर म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। अदरवाइज अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का गिवन है, सो बैक कैलकुलेट करके आप वहाँ से डेल्टा मिनिमम की वैल्यू निकाल सकते हैं। बैक कैलकुलेट करके डेल्टा मिनिमम की आप वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आया? अच्छा, ये तो हमने तब निकाला जब आपका प्रिज्म एंगल जो है वो ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। इन केस इफ द प्रिज्म एंगल इज स्मॉल, इन केस इफ योर प्रिज्म एंगल इज स्मॉल, तो क्या होगा देखते हैं। So this is a special case, and in this special case let us consider small angled prism. This is a small angled prism. So in this case आपकी जो लाइट रे है वो जितने भी आपके साइन जो हमने एंगल जो माने हैं वो सारे के सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे? स्मॉल हो जाएंगे। So this relation can be written as mu is equal to delta minimum plus a divided by 2 whole divided by a by 2। ऐसा क्यों लिखा? Since when theta is small, जब आपका थीटा क्या होता है? स्मॉल होता है। सो आप साइन थीटा को क्या एज्यूम करते हैं? अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो 2 से 2 आपका कैंसिल आउट होगा, एंड यू विल राइट दैट डेल्टा minimum is equal to a into mu minus 1. So this will be the approximate formula of angle of minimum angle of deviation for small angled prism. एक तो ये, और आपका साथ में यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? दैट द लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म।
So this is your approximate formula for near normal incidence of light ray on small angled prism. समझ में आया? अगर आपका लाइट रे स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ अगर नहीं गिरता, या फिर अगर आपका जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो अगर स्मॉलर नहीं है, सो इन दैट केस यू हैव टू यूज दिस बिगर फॉर्मूला of angle of deviation. Otherwise you may use the approximate formula also. Now let us see what is the maximum deviation of light ray by a prism. Minimum deviation तो आपने देख लिया, वो कब मिलेगा? At a unique value of angle of incidence only. क्यों? क्योंकि जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1 जो है वो आपके एंगल I के ऊपर डिपेंड करेगा. अगर आपको R की ये वाली यूनिक वैल्यू चाहिए a/2 के बराबर, सो कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1 you will get only a particular value of angle of incidence I, and correspondingly your angle of emergence will also be fixed. अगर आपकी लाइट रे इस क्रिटिकल एंगल या इस यूनिक एंगल के अलावा किसी और एंगल पे अगर जाके इंसिडेंट होती है, सो उस केस में आपका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? मिनिमम एंगल से हमेशा ज़्यादा होने वाले. अगर आपकी लाइट रे उस यूनिक एंगल ऑफ इंसिडेंस के अलावा किसी दूसरे एंगल से जाके इंसिडेंस होगी, सो आपका एंगल ऑफ डेविएशन हमेशा क्या आएगा? मिनिमम डेविएशन से ज़्यादा आएगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 90 डिग्री. वो वाला केस कब होगा? जब आपकी लाइट रे लगभग ऐसे नॉर्मली इंसिडेंट होगी और वो लगभग ऐसी सीधी सीधी चली जाएगी. समझ में आया? तो थोड़ा सा जूम करके ठीक से ड्रॉ करते हैं जो हमारी रेड कलर वाली रे है. सो इन दिस केस, सॉरी, हमारी जो लाइट रे है वो लगभग 90 डिग्री पे आके इंसिडेंट हो रही है. लगभग 90 डिग्री पे आके इंसिडेंट हो रही है. सो इन दैट केस दिस डॉटेड रे विल बी द एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे. लेकिन एट द एंगल ऑफ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यू विल ड्रॉ वन नॉर्मल. ब्राउन कलर का ये नॉर्मल ड्रॉ होगा. आपकी पहली रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाएगी? इट विल मूव अवे फ्रॉम द, इट विल मूव टुवर्ड द नॉर्मल. So this will be your first incident ray making an angle of reflection R1, और जो आपका angle of incidence I है that is nearly equal to 90 degree. Now at the second interface you will again draw one normal. ग्रीन कलर का ऐसा आपके पास एक नॉर्मल मिलेगा सेकेंड इंटरफेस पे. एंड फॉर दैट, एंड इन दैट केस व्हाट यू विल गेट, दैट योर emergent ray is coming in this direction making an angle of emergence E. और आपके सेकेंड इंटरफेस पे जो रिफ्लेक्टेड रे जो है उसने कितना एंगल बनाया? एंगल R2. इफ यू विल एक्सटेंड दिस emergent ray in backward direction, so in this case the angle of deviation which you will get delta, वो कितना होगा? मैक्सिमम होगा. एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? मैक्सिमम. आई बात समझ में? सो फॉर द मिनिमम डेविएशन ऑफ द लाइट, the refracted ray after first refraction should be symmetric. Hence, there is a unique value of incidence angle when this happens. At any angle of incidence other than this unique angle, the deviation of light will be larger than the minimum deviation. It will be larger than the minimum deviation. तो अगर आप उसका ग्राफ भी देखोगे ना, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है जहाँ पे आपकी सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ही आपको मिनिमम डेविएशन मिलता है, एंड एट ऑल अदर वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यू विल गेट the deviation which is greater than the minimum deviation. ठीक है? As you also know from your basic concept कि अगर हमारी लाइट रे जो है, जो हमारी लाइट रे है वो अपने पाथ को हमेशा क्या करती है? रिट्रेस करती है. पाथ को हमेशा क्या करती है? रिट्रेस करती है. सो दिस वॉज द केस फॉर मैक्सिमम डेविएशन, इन विच केस आई ड्रू टू डिफरेंट नॉर्मल्स. एक नॉर्मल हमारे इस टाइप का था, दूसरा नॉर्मल कुछ इस तरीके का था, और मैं यहाँ पे सारे के सारे एंगल लिखता जाता हूँ. दिस इज I1 इक्वल टू 90 डिग्री. देन यू विल गेट सम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड देन
योर एमरजेंट रे विल मेक सम एंगल E1, दिस वन इज़ योर एमरजेंट रे। तो यहाँ पे जो आपको एंगल ऑफ डेविएशन जो मिला था वो क्या मिला था, मैक्सिमम। एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा जो मिला वो क्या मिला था, मैक्सिमम। सिमिलरली अगर आपकी लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस करे, मतलब इंसिडेंट रे अब एमरजेंट रे की डायरेक्शन से आ रही है, इंसिडेंट रे अगर इस डायरेक्शन से आ रही हो, या फिर आपकी इंसिडेंट रे कुछ ऐसे एंगल पे आ रही है कि एमरजेंट रे सेकंड इंटरफेस पे टेंजेंशियली जाए, सेकंड सरफेस पे क्या जाए, टेंजेंशियली जाए। सो इन दैट केस व्हाट यू विल से, इन दैट पर्टिकुलर केस आपका रे डायग्राम कैसा बनेगा, दिस इज़ योर इंसिडेंट रे। से फॉर एग्जांपल जिस पॉइंट पे आके इंसिडेंट हुई वहाँ पे आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, देन say for example this is your first refracted ray, this was your incident ray which was making some angle of incidence I, और अब आपकी जो एमरजेंट रे जो है, जो आपकी एमरजेंट रे है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, प्योरली इट इज़ ग्रेजिंग द सरफेस। जिसको आप बैक ट्रेस करोगे सो वो आपके इस डायरेक्शन में जाएगी। इंसिडेंट लाइट रे को आप आगे की डायरेक्शन में प्रोड्यूस करो, सो this one will be your angle of deviation which will again be maximum in this case, which will again be maximum in this case. This is your emergent ray, and दूसरे वाले इंटरफेस पे भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल के साथ जो एंगल जो बनाया होगा हमारी फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे ने, दैट इज़ एंगल R2। सो इन बोथ ऑफ दीज केसेस यू विल गेट द मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो हम ऐसे कहते हैं इस वाले एंगल का भी अगर नेमिंग दें, so in this case my angle of incidence is I2 and my angle of emergence is E2। तो अगर आप इस वाले डायग्राम में डेविएशन वर्सेस इंसिडेंट एंगल का अगर आप कर्व देखते हैं, सो एक कर्व में आपको फर्दर दो अलग अलग यूनिक पैरामीटर्स मिलेंगे। फर्स्ट इज दिस वन विच इज़ शोन बाय ग्रीन कलर, यहाँ पे आपको मिलेगा मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन, and the same maximum angle of deviation is also obtained at another point also, at this pink color point। इस वाले पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंगली भी आपको क्या मिलेगा, डेल्टा मैक्सिमम। ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था, I1 90 डिग्री के बराबर, जो मेरा फर्स्ट वाला केस है जहाँ पे मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 90 डिग्री। इन दैट केस यू विल गेट मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन, जिसमें आपके एंगल ऑफ एमरजेंस की वैल्यू कितनी है, E1। नाउ जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा था और जब आपका एंगल ऑफ एमरजेंस किसके बराबर आ गया, बाय द कंसेप्ट ऑफ रिट्रेसेबिलिटी ऑफ द लाइट, यू विल से दैट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ एमरजेंस E2 इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री, जो लगभग किसके बराबर है, इस वाले I1 के बराबर, इस वाले I1 के बराबर। तो उस केस में भी आपको क्या मिला है, मैक्सिमम डेविएशन। सो दिस ग्रीन कलर पॉइंट रिप्रेजेंट दैट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 when एंगल ऑफ एमरजेंस E2 बिकम इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, जो कितना हुआ 90 डिग्री के बराबर। समझ में आया, ठीक है। सो दिस इज योर मैक्सिमम डेविएशन ऑफ द लाइट रे बाय प्रिज्म। नाउ लेट अस लास्टली सी द कंडीशन ऑफ द लाइट रे टू पास थ्रू द प्रिज्म। अगर आपकी लाइट रे को प्रिज्म से पास होना है, पास होकर अगर उसको बाहर आना है, सो इस केस में क्या होना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रे डायग्राम बनाए हुए, मैं सिर्फ एंगल्स लिख रहा हूँ। दिस विल बी योर एंगल ऑफ इंसिडेंस I, then this one will be angle of reflection R1, R2, and your angle of emergence will be E। स्नेल्स लॉ से हम क्या क्या लिख सकते हैं, वो सारे मैं रिलेशन लिख रहा हूँ आपके लिए। दैट विल बी साइन I इज इक्वल टू म्यू टाइम्स साइन R1, देन म्यू टाइम्स साइन R2 इज इक्वल टू साइन E, देन you have R1 plus R2 is equal to A, and finally you have deviation delta is equal to I plus E minus A। From the third relation you may write that the value of R2 is equal to A minus R1। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, A माइनस R1 के बराबर होगी। अगर आपका A माइनस R1 की वैल्यू या अगर आपके R2 की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए, अगर आपके R2 की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे अगर ये आके इंसिडेंट हुई, सो उस केस में आपकी एमरजेंस रे आपको मिलेगी नहीं, जो लाइट रे है वो प्रिज्म के अंदर ही क्या हो जाएगी, वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। सो सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझो, फॉर लाइट रे
for light ray to emerge out of prism, R2 should be lesser than critical angle. और ये क्रिटिकल एंगल कौन सा? एट सरफेस 2, जहाँ पे ये वाला आपका क्या है? सरफेस नंबर 2. R2 जो है वो क्रिटिकल एंगल से कम होगा. R2 जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है. R2 इज़ व्हाट? योर एंगल ऑफ इंसिडेंस. दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सरफेस 2. So your incidence angle should be lesser than the critical angle, only then the light ray will be refracted into the rarer medium. अच्छा, अब साथ में ये देखो, अगर आपकी इंसिडेंस रे का एंगल आए, आप धीरे धीरे बढ़ाते जाओ. वर्स्ट के सिनेरियो क्या है? वर्स्ट के सिनेरियो में आपके इंसिडेंस एंगल आई की वैल्यू क्या होगी? टेंडिंग टू 90 डिग्री. आई की वैल्यू कितनी होगी? टेंडिंग टू 90 डिग्री. और ऑलरेडी हमने टोटल इंटर रिफ्लेक्शन के अंदर देखा था कि जब आपकी लाइट रे रेयरर मीडियम में मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ अगर आती है, सो उस केस में जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है डेंसर मीडियम में, वो क्रिटिकल एंगल के साथ रिफ्रैक्ट होती है. कितने एंगल पे रिफ्रैक्ट होती है? क्रिटिकल एंगल पे. सो इन द लिमिटिंग कंडीशन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो योर R1 विल बी टेंडिंग टू थीटा क्रिटिकल. ठीक है, ये वाले R1 की वैल्यू को हम इस वाले रिलेशन में पुट करते हैं, एंड देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ R2 ऑल्सो एज थीटा क्रिटिकल. आइए देखते हैं क्या मिलेगा आपको. सबसे पहले तो आप क्या बोलोगे? यूजिंग दिस रिलेशन व्हाट यू विल से, R2 की वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए? थीटा क्रिटिकल से. लेकिन R2 की वैल्यू है किसके बराबर? A माइनस R1. सो वैल्यू ऑफ A माइनस R1 शुड बी लेसर देन थीटा क्रिटिकल. एंड फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके इक्वल हो जाएगा? क्रिटिकल एंगल थीटा सी. सो विल राइट A माइनस थीटा सी शुड बी लेसर देन थीटा सी, इन विच केस यू विल से दैट द एंगल ऑफ प्रिज्म A शुड ऑलवेज बी लेसर देन ट्वाइस द एंगल क्रिटिकल एंगल, जहाँ पे आपका थीटा सी किसके बराबर आएगा? दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/म्यू. और यहाँ पे आपकी म्यू की वैल्यू, म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म. सो जैसे ही आपने अपने प्रिज्म का मटेरियल चूज़ किया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू फिक्स हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंगली उसका क्रिटिकल एंगल थीटा से फिक्स हो जाएगा. सो यू हैव टू कट योर प्रिज्म इन सच अ वे दैट द एंगल ऑफ प्रिज्म A is always lesser than twice the critical angle. Otherwise, there will be some cases in which the incident ray will be incident on the prism, but आपको कभी भी emergent ray नहीं मिलेगी. समझ में आया? So this is the condition for the light ray to pass through the prism. Thank you.